सुप्रभात बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राम नारायण तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा से। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 12 विद्युत के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम इस भाग में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने क्या अध्ययन किया था, आइए उसको हम पहले समझ लेते हैं। पिछले दूसरे भाग में हमने आपसे चर्चा की थी विभवांतर की, और हमने आपको बताया था कि विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है और विभवांतर का कार्य है आवेश या विद्युत धारा को बनाए रखना, आवेश प्रवाह को बनाए रखना या विद्युत धारा के प्रवाह को सतत बनाए रखना। तो विभवांतर वह कारक होता है जो आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। इसके बाद बच्चों हमने प्रतिरोध की चर्चा किया था, लेकिन प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो आवेश प्रवाह या विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट खड़ी करता है। तो बच्चों आप याद कीजिए, हमने आपको विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध इन तीनों बिंदुओं पर हमने विस्तृत दूसरे भाग में चर्चा की थी। आइए अब हम इसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो बच्चों हम इस भाग में क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे इस भाग में देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात प्रतिरोध किन किन कारकों के कारण बदल जाता है। दूसरा हम देखेंगे बच्चों प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोधों को जब हम इकट्ठा करते हैं कई प्रतिरोधों को तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, जिनको हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, और प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन देखेंगे बच्चों। आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 4 महत्वपूर्ण कारक हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहला है लंबाई। किसी चालक या धातु का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आशय यह है, यदि आप चालक की लंबाई बढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबा चालक देंगे, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई कम कर देंगे, प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसे ही हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह से दर्शाते हैं। अनुक्रमानुपाती चिन्ह का आशय यह है कि यदि R के मान को आप बढ़ाना चाहते हैं तो L के मान में वृद्धि करना पड़ेगा। यदि R के मान में आप कमी करना चाहते हैं तो L के मान में भी कमी करना पड़ेगा। यह आशय होता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह का। बच्चों दूसरा महत्वपूर्ण कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक या किसी धातु का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशय यह है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि आप ज़्यादा करेंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप कम करेंगे तो उस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे R व्युत्क्रमानुपाती A या R अनुक्रमानुपाती 1/A लिखा गया है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आशय बच्चों होता है उसकी मोटाई से। यदि आप किसी चालक को ज़्यादा मोटा करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पतला कर देंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो चालक की मोटाई को बदलने पर, अर्थात व्यास को बदलने पर
या त्रिज्या को बदलने पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाएगा, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। बच्चों अन्य दो कारक और भी हैं। तीसरा कारक है पदार्थ। अलग अलग पदार्थ वाले चालकों का प्रतिरोध अलग अलग मिलेगा, अर्थात आप पदार्थ बदल देंगे तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। चौथा कारक है बच्चों ताप। ताप को बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है। अब यहाँ पे बच्चों हम एक साथ देखते हैं कि किस स्थिति में प्रतिरोध का मान हम कम कर सकते हैं, साथ ही किन स्थितियों में प्रतिरोध का मान हम अधिक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, कम प्रतिरोध के लिए हमने कौन कौन सी स्थिति को यहाँ पे चुना है। कम प्रतिरोध के लिए यदि चालक की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम आएगा। अभी हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पे उसकी मोटाई से लिया गया है। ज़्यादा मोटा चालक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध कम आएगा। कम मोटा अर्थात पतला चालक है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, फलस्वरूप प्रतिरोध अधिक आएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल R, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध एक दूसरे से व्युत्क्रम उल्टा संबंध रखते हैं। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। चौथे बिंदु पर देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने ताप को ज़्यादा किया है, T2। ताप को यदि आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान इससे भी प्रभावित होता है, अर्थात अधिक हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे ओम का नियम पढ़ना है और ओम के नियम के शर्तों के आधार पर हम यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता या आगे के भाग पढ़ रहे हैं। इसलिए ओम के नियम के अनुसार चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलना है, अर्थात ना तो आप पदार्थ को बदलें और ना ही ताप को बदलें। तो जब हम पदार्थ और ताप को नहीं बदलेंगे तो हमारी प्रतिरोध की निर्भरता केवल दो कारकों पर हो जाती है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो हम आपको पहले ही बच्चों बता चुके हैं कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को बच्चों हम एक साथ मिला के लिखेंगे तो R अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हम अनुक्रमानुपाती संबंध को हटाएंगे तो R बराबर रो L/A लिखेंगे। रो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे उस पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। तो पदार्थ की ये प्रकृति हम प्रतिरोधकता से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम पदार्थ को बदलेंगे तभी रो का मान ये बदलेगा, अर्थात अलग अलग पदार्थों के लिए रो का मान, वैद्युत प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है। आइए बच्चों कुछ पदार्थ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि आपके NCERT पाठ्यपुस्तक में ये सारणी बनी हुई है, उसी को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है इसको हम देखें तो यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे कि सबसे पहले सिल्वर दिया गया है। सिल्वर की प्रतिरोधकता 1.6010⁻⁸ है। तत्पश्चात जैसे जैसे हम इधर नीचे की ओर आएंगे, सिल्वर के बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज तक, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये मान बढ़ता है। प्रतिरोधकता का मान लगातार ऐसे नीचे की तरफ जाने पर बढ़ा हुआ है। प्रतिरोधकता बढ़ने का आशय यह है बच्चों कि इसकी चालकता कम हो जाएगी, अर्थात यदि प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो यह कम चालक पदार्थ है। तो इस प्रतिरोधकता के द्वारा हम उस पदार्थ की चालकता को पहचानते हैं कि वह पदार्थ अच्छा चालक है या सबसे अच्छा चालक है या कुचालक है, किस स्थिति का है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता बच्चों हमें सिल्वर की मिल रही है, अर्थात सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है।
ठीक बहुत थोड़ा सा मान बढ़ा हुआ है कॉपर का, इसलिए यह भी एक अच्छा चालक है, सर्वश्रेष्ठ चालक इसे भी मानते हैं। क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, घरेलू जीवन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम कॉपर का उपयोग, तांबे का उपयोग एक संबंधन तार या घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेष्ठ चालक होने के कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात बच्चों आप देखिए, जैसे जैसे ये प्रतिरोधकता का मान घटा हुआ है, चालकता उसी क्रम में, प्रतिरोधकता का मान बढ़ा हुआ है, चालकता उसी क्रम में घटती जाएगी। आगे बच्चों यहाँ पे देखें, मिश्र धातु कुछ ली गई है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। मैग्नीन कॉपर, निकिल और मैग्नीज मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। ऐसे कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकिल की मिश्र धातु। नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को मिलाकर बनाया जाता है और इनकी प्रतिरोधकता आप यहाँ पे देख रहे हैं। मिश्र धातुओं में एक अच्छा गुण होता है कि इनका गलनांक ज़्यादा होता है। धातुओं में एक दिक्कत ही बच्चों कि इनका जो ये कम गलनांक के होते हैं। मिश्र धातुएं अधिक गलनांक होने के कारण हम इनका उपयोग प्रतिरोध तार, तो मानक प्रतिरोध तार बनाने के लिए मैग्नीन, तापन युग्म आदि बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन और प्रतिरोध तार या तापन तंतु बनाने के लिए ज़्यादातर नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। वजह यह है कि यहाँ पे मानक प्रतिरोध, तापन युग्म, तापन तंतु आदि ये सब हम बनाएंगे तो पदार्थ का ताप बढ़ेगा। तो ऐसे पदार्थ को चुनते हैं जिनका गलनांक ज़्यादा हो, क्योंकि गलनांक अधिक होने पर यदि पदार्थ गर्म होंगे तो ये पिघलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। साथ ही ये मिश्र धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, अर्थात धारा प्रवाह इनमें आसानी से होता है। अब आगे बच्चों आप देखिए, विद्युत रोधी कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता का मान यहाँ पे 10 के घात 10, 10 के घात 14 इस तरह से लिखा हुआ है। जबकि चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बच्चों आप देखें तो यहाँ पे 10 के घात ऋण 8 है, इस क्रम में है ज़्यादातर पदार्थों की। तो प्रतिरोधकता का मान जैसे जैसे बढ़ता है, आप बच्चों देखिए वह पदार्थ कुचालक होता जाता है, चालकता कम होती जाती है। आइए यहाँ पर एक प्रश्न पर बच्चों बात करें। आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, मिलीमीटर है, तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? पाठ्य पुस्तक की सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले इस प्रश्न में बच्चों प्रतिरोधकता को पूछा गया है। हमें ज्ञात है तार की लंबाई 1 मीटर, इसलिए हम यहाँ पे तार की लंबाई 1 मीटर लिख लिए। प्रतिरोध 26 ओम, 26 ओम, तो हम प्रतिरोध R को 26 ओम लिख लेते हैं। तार का व्यास 0.3 mm है, तो तार का व्यास स्मॉल d बराबर 0.3 mm, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं SI पद्धति में। अब हम यहाँ पे सूत्र, प्रतिरोधकता का सूत्र रो बराबर RA/L प्रयोग करेंगे। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब ये कहाँ का क्षेत्रफल होता है बच्चों? यहाँ पे आप देखिए ये चालक तार है, ये ऊपर से नीचे की ओर लंबाई है। इसकी लंबाई के लंबवत यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग है, चाहे ऊपर का वृत्ताकार भाग आप लें, बीच का ये वृत्ताकार भाग लें या नीचे का यहाँ पे वृत्ताकार भाग लें, यही कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पे ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, अर्थात
इसे हम वृत्त के सूत्र से, वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से हम इस a की गणना कर सकते हैं। और आपको बच्चों पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या की जगह पे व्यास दिया हुआ है, तो या तो व्यास को आधा कर दीजिए और पाई आर स्क्वायर a की जगह पे रख दीजिए, या व्यास आधा नहीं करना है तो r बराबर d/2 व्यास बटे 2 त्रिज्या की जगह पे स्थापित करके a बराबर पाई d²/4 हो जाएगा। इस a को निकाल करके हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो ये सूत्र इस तरह से बदल जाएगा, और इन सभी मानों को बच्चों हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे तो रो का मान 1.84 गुणे 10 के घात ऋण 6 ओम मीटर आपको प्राप्त होगा। इतना मान प्राप्त होने के पश्चात बच्चों आप प्रेक्षण सारणी में चले जाएंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक 12.2 है, और उस सारणी में आप देखेंगे कि ये मान जो हमें मिला हुआ है प्रतिरोधकता का, ये किस पदार्थ का है, तो ये मैग्नीज का है, अर्थात वह पदार्थ मैग्नीज है। आप ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं, अर्थात पता लगा सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आप यहाँ पे विधिवत समझे होंगे। एक दूसरा प्रश्न है बच्चों जो कि आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का ही है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई, अब यहाँ पे ए क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लेकिन वो मोटाई कह रहा है, तो ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ये बच्चों एक स्थिति है उस तार की। फिर आगे कह रहा कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, अब उसी पदार्थ का दूसरा तार लेना है जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a है। 2 तार हैं आपके पास एक ही पदार्थ के, तो पदार्थ यहाँ नहीं बदला हुआ है बच्चों, इसलिए आप रो नहीं बदलेंगे, और ये R रो L/A इसको दोनों पदार्थ के लिए अलग अलग लगाएंगे। पहले पदार्थ के लिए R1 रो L/A लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे L दिया है लंबाई, A दिया है मोटाई, और R1 की जगह 4 ओम रखेंगे। अब दूसरे तार के लिए इसी सूत्र को दोबारा प्रयोग में लेंगे, तो रो वही रखना है, लंबाई को इस बार आधा कर दिया गया है, तो आप देखिए लंबाई L की जगह पे L/2, मोटाई को दुगना कर दिया गया है तो A की जगह पे 2a, तो आपको मिल जाएगा 2 और 2 को इकट्ठा करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4, तो नीचे 4 आ जाएगा, अर्थात 1/4, और ब्रैकेट में रो L/A लिख लेंगे। रो L/A ऊपर R1 निकला है, R1 का मान 4 ओम है, यहाँ पे रख देंगे तो आपको दूसरा तार जो है इसका प्रतिरोध 1 ओम आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से दूसरे अज्ञात तार का प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं प्रतिरोधक क्या होता है। प्रतिरोधक 2 सिरों वाला विद्युत अवयव है जो विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का अवरोध करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। इस तरह के आप बच्चों यहाँ पे ये अक्सर विद्युत परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेसों में इस तरह से आप लगे हुए छोटे छोटे डिवाइस देखे होंगे, इन्हीं को हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ये कार्बन प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है, और यहाँ पर ये कार्बन प्रतिरोध है, इसे प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के प्रतिरोध होते हैं और ये अक्सर ओम के नियम का पालन करते हैं। आगे हम बच्चों देखेंगे कि श्रेणी और समांतर संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी और समांतर संयोजन, प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर संयोजन, श्रेणी संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। अभी आगे बच्चों हम आपको आरेख में, परिपथ में ये दिखाएंगे। श्रेणी संयोजन की शर्त यह है बच्चों कि इसमें धारा का मान सभी प्रतिरोध के लिए समान होना आवश्यक है। समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ा होगा,
और दूसरा सिरा दूसरी तरफ एक साथ जुड़ा होगा। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान रखा जाता है। तो श्रेणी संयोजन में धारा का मान समान रखते हैं और समांतर संयोजन में विभवांतर का मान समान रखा जाता है। यह है बच्चों श्रेणी संयोजन का आरेख। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हमने लिया है। तीनों को श्रेणी संयोजन में एक एक करके संयोजित किया है, एक के बाद एक। तत्पश्चात इनके दोनों किनारों पर यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ रखा है। किसी भी बैटरी को आप जोड़ सकते हैं ताकि इस स्रोत से यहाँ पे धारा प्रवाहित हो। आप देखिए स्रोत से निकलने वाली धारा आई है, ये आई धारा पहले प्रतिरोध से उतनी ही बहेगी, तो आगे दूसरे से भी वही धारा बहेगी, तीसरे से भी वही धारा बहेगी, क्योंकि एक ही रास्ता है और लौट करके अपने सेल या बैटरी तक पहुंच जाएगी। अर्थात आई सभी प्रतिरोधों के लिए समान है, इसलिए आई का मान हम यहाँ पे नियत रखते हैं, किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे। पहले प्रतिरोध R1 के संगत धारा का मान I है, इसलिए इसका विभवांतर V1 हो जाएगा। तो V1 = IR1 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध के संगत विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे और तीसरे। यहाँ पे जो कुल विभवांतर है ये समस्त विभवांतरों के अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होगा। अर्थात V = V1 + V2 + V3 इस तरह से होगा। इन V पर हम V = IR प्रतिस्थापित कर देते हैं सभी के लिए। तो V = IR, यहाँ पे जो IR प्रतिस्थापित है ये कुल प्रतिरोध है। V1 IR1 हो जाएगा, V2 IR2 हो जाएगा, V3 IR3। आगे आप यदि इसको हल करेंगे तो I उभयनिष्ठ हो जाएगा और एक दूसरे को निरस्त कर देगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे R का ये सूत्र मिल जाएगा। ऐसा यह निकला कि इस संयोजन में हम 3 निष्कर्ष निकाले। पहला, श्रेणी संयोजन में जो कुल विभवांतर होता है समस्त प्रतिरोधों के संगत उत्पन्न विभवांतरों का योग होता है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधों से नियत धारा प्रवाहित होती है, धारा का मान सभी प्रतिरोध के लिए नियत होता है। और तीसरा निष्कर्ष निकला कि कुल प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये श्रेणी संयोजन का यहाँ पे रिजल्ट है बच्चों। तो आशा है कि श्रेणी संयोजन आपको विधिवत समझ में आया होगा। आगे हम बच्चों देखते हैं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार हम संयोजित करते हैं कि उनके प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान हो। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अर्थात समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान रखा जाता है या होता है। ऐसा रखने के लिए आप देखिए यहाँ पे सभी प्रतिरोधों को यहाँ पे एक सिरे को, बाएं सिरे को यहाँ पे एक बिंदु पर इकट्ठा किया गया। R1, R2, R3 यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 प्रतिरोध के ये दूसरे सिरे हैं, इन तीनों को इकट्ठा किया गया। तो इधर बाईं ओर जो इकट्ठा सिरा है और दाहिनी ओर जो सिरे इकट्ठे हैं इनको यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है ताकि इनको समान विभवांतर भी प्राप्त हो सके। तो इस दशा में भी सभी प्रतिरोधों का समान होगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से जो धारा स्रोत से आई बह के जाएगी, जब इस बिंदु पर जाएगी तो इसको 3 रास्ते मिलेंगे। अर्थात धारा का इन 3 दिशाओं में या तीनों प्रतिरोधों के संगत बंटवारा या विभाजन होगा। तो यहाँ से आशय यह निकला कि ये जो जाने वाली धारा I है, I ये 3 भागों में विभक्त होगी, I1 + I2 और I3 इन तीनों के योग के बराबर होगी। V का मान सभी प्रतिरोधों को समान है, तो यहाँ से हम इन I के मान को निकालने की कोशिश करेंगे।
तो I बराबर ओम के नियम से V/R हो जाएगा। यहाँ पे I के स्थान पे V/R सभी के लिए प्रतिस्थापित करेंगे। V का मान सब के लिए समान है, इसलिए यहाँ पे V को हम किसी के लिए नहीं बदलते, लेकिन इनके संगत R का मान बदला हुआ है, क्योंकि R1 प्रतिरोध से I1 धारा जा रही, R2 से I2 धारा जा रही और R3 प्रतिरोध से I3 धारा जा रही है। इसलिए R के संगत I के मान अलग अलग होंगे। R इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो R लिखा है ये परिणामी प्रतिरोध है, तीनों को मिला के संयुक्त प्रतिरोध है, इसी की हमें गणना करना है। आगे बच्चों देखेंगे आप, यहाँ पे भी उभयनिष्ठ आपको मिलेगा। जब भी यहाँ पे उभयनिष्ठ मिलेगा तब आपको भी और भी दोनों तरफ से निरस्त हो जाएंगे, फलस्वरूप आपको ये अंतिम सूत्र या अंतिम परिणाम मिल जाएगा। तो इस संयोजन में बच्चों हम फिर से 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं। कौन कौन से? पहला, इस संयोजन में विभवांतर सभी प्रतिरोधों के संगत समान होता है। धारा I सभी प्रतिरोधों के संगत यहाँ पे विभाजित हो जाती है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और तीसरा, जो परिणामी प्रतिरोध है इसका व्युत्क्रम समस्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों आप इन तीनों बातों को विधिवत ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों यहाँ पे देख लें, हमने अभी तक आपको श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन को बताया। यहाँ पे आप इनके अंतर को देख सकते हैं। यदि आपने अच्छी तरह से समझा है तो आप खुद श्रेणी और समांतर संयोजन में अंतर कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने आपको श्रेणी संयोजन बताया, समांतर संयोजन बताया, प्रतिरोध की निर्भरता हमने आपको बताई। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है बच्चों। आप यहाँ पे देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आप स्वयं समझ गए होंगे। हमने 4 कारक बताए, एटलीस्ट उनमें 2 कारक तो आपको ध्यान ही रखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, समान प्रतिरोध के 2 तारों में यदि एक पतला है और दूसरा मोटा है तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो बच्चों आपको पता है कि मोटे तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद ज़्यादा होगा, इसलिए इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिसका प्रतिरोध कम होगा उसी से ज़्यादा धारा या आसानी से धारा प्रवाहित होगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विद्युत टोस्टरों, विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के स्थान पर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि सामान्य धातुओं का गलनांक कम होता है, जबकि मिश्र धातुओं का गलनांक ज़्यादा होता है। तो विद्युत टोस्टर में या इस्त्रियों में तापन अवयव चूँकि गर्म होते हैं, इनका ताप बढ़ता है, इसलिए ऐसे पदार्थ के बनाए जाते हैं जिससे वो पिघले ना, उच्च ताप को सहन कर सकें। इस कारण मिश्र धातुओं का बनाना आवश्यक है। तो आशा है बच्चों कि ये सारी बातें आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना स्वयं का ध्यान दें।